Today we will discuss about the National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission NHRC एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, इसका काम क्या है? जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को बचाना। तो जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो बनाए गए हैं लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करना। गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वायदा है कि वो लोगों के अधिकारों को बचाएगी। अगर वो कहीं पे नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट ये काम, और कहीं कहीं पे अगर लोगों के साथ एक्सेसेस हो रहे हैं, राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उन केसेस में रिपोर्ट करना, इंक्वायर करना, और इसी डायरेक्शन में जो एफर्ट्स किए गए हैं उन्हें बढ़ाने का काम जो है हमारी करती है ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन अब ह्यूमन राइट्स कौन से लेगी? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो राइट्स, और इंटरनेशनल कोवेनेंट्स के अंडर जो राइट्स स्टैब्लिश है। इंटरनेशनल कोवेनेंट्स क्या है? जो यूएन की जनरल असेंबली में कुछ राइट्स अडॉप्ट किए गए थे, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सिविक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो राइट्स जो है 1966 में यूएन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे, जिन पर इंडिया ने असीड जो है वो 1979 में किया था। तो ऐसे जो हमारे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में जो अधिकार दिए गए हैं उनको, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको, उन सिटीजन्स के उन राइट्स को ह्यूमन राइट्स कमीशन बचाती है। अब कंपोजिशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 5 दूसरे मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन क्या होता है? एक रिटायर्ड जज होता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस या जज होता है। जब मेंबर्स की बात करें तो एक मेंबर जो होता है वो क्या होना चाहिए? रिटायर्ड या सिटिंग जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। एक क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग चीफ जस्टिस होना चाहिए। और बाकी 3 जो हैं वो ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में एडिक्वेट नॉलेज हो। ठीक है, और इन 3 में से एक जो मेंबर है वो वुमेन होनी चाहिए। अब बहुत जो हमारे मेंबर्स होते हैं इस कमीशन में, इसमें 7 जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, मतलब वो अपने आप मेंबर्स हैं। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, नेशनल कमीशन ऑफ बीसी, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये जो हमारे जो कमीशन हैं उनके चेयरपर्सन और ये चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये सब जो होते हैं, ये 7 मेंबर्स आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। जो ये चेयरमैन ऑफ मेंबर्स होते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसकी रिकमेंडेशन पे? एक 6 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और ये 6 मेंबर में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हमारे दोनों हाउसेस के जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो होते हैं, साथ में स्पीकर होता है, डिप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है। और अगर हमें जो ये जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस हमें जैसे अपॉइंट करने होते हैं, चीफ जस्टिस होना चाहिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफिकेशंस है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, इसमें चीफ जस्टिस जो है उसकी भी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। मतलब ये 6 मेंबर कमेटी है वो चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करेगी इन लोगों के अपॉइंटमेंट में। अब रिमूवल का प्रोसीजर, तो इन लोगों को जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पहले उनका टेन्योर कितना है? तो 3 इयर्स का टेन्योर है, या फिर अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, दैट इज अर्लियर। जो पहले 3 साल या फिर 70 साल। 3 साल जो है 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स। और रिमूवल का क्या प्रोसीजर है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो अनफिट है फ्रॉम बॉडी एंड माइंड, अगर किसी उसने पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम किया है, या फिर वो जो है अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया है, यदि वो बैंकरप्ट है, इन स्थिति में जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इनको निकाल सकता है। और प्रेसिडेंट जो है और दूसरे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे भी इन्हें निकाल सकता है। ये तो बेसिस हैं, इनके लिए प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं होगा। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से इन बारे में कंसल्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर जो आदमी एडवाइस देगा उस हिसाब से प्रेसिडेंट फिर इन पे एक्शन लेगा, और वो एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट की वो बाइंडिंग है। अब फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शन से पहले कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं मेंबर्स की, वो अपॉइंटमेंट के बाद डिसएडवांटेज में नहीं जा सकते।
ये किस लिए बनाया गया? ताकि ऑटोनॉमी हो सके, इंडिपेंडेंस इंश्योर हो सके इस कमीशन की। अब फंक्शंस क्या है कि सुओ मोटो क्या होता है कि बिना पिटीशन के एक व्यक्ति जो है वो खुद से, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसी ने उसमें पिटीशन नहीं दी कि ये हमारे राइट्स का उल्लंघन हो गया है, वो खुद से जाके जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखो उल्लंघन हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है, तो वो होता है सुओ मोटो। ये सुओ मोटो या फिर पिटीशन में वो क्या कर सकता है, ह्यूमन राइट्स को देख सकता है, विजिट कर सकता है जेल्स को, है ना, कस्टडीज को, वहाँ पे अगर टॉर्चर हो रहा है पुलिस का, उन सब चीज़ों को रिपोर्ट कर सकता है, जागरूकता फैलाता है राइट्स के बारे में, कि कोई अगर जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में किसी को टॉर्चर फेस करना पड़ा है उन स्थितियों में, है ना, टेररिज्म से जो लोगों को हानियाँ हो रही हैं, उन सब चीज़ों में जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, और दूसरे कदम जिसमें ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए जो ज़रूरी है वो कदम जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उठाता है। उसे जो है इन काम करते हुए एनजीओज का, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है, और ये जो है लोगों को न्याय पहुंचाता है इस तरीके से। अब कंप्लेंट्स में क्या क्या आ सकता है कि जुडिशियल कस्टडी में कोई व्यक्ति मर गया, कोई टॉर्चर कर रही है पुलिस, या फिर क्या हो रहा है, राइट्स का वायलेशन हो रहा है विद वुमेन एंड चाइल्ड्स, है ना, माइनॉरिटीज़ के साथ वायलेशन हो रहा है, SC एंड ST के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थितियों में जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। अब वर्किंग, तो जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली में, और उसके पास पावर है कि वो अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स भी स्टैब्लिश कर सकता है ऑल ओवर इंडिया, वो उसके पास पावर है। अभी तक ये नहीं है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो जो है सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, और वो गवर्नमेंट से भी इवन क्या कर सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, एविडेंस मांग सकता है, सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। और एनजीओ जो है, एनजीओ को भी सपोर्ट करता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो इस वजह से। एक साल, अब जैसे कोई घटना घटी, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया, तो उसके एक साल के अंदर ही हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो इंक्वायर कर सकता है उस पर। एक साल बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो इंक्वायर करने की पावर है वो चली जाती है, ठीक है। अब जो हमारा कमीशन जो है वो क्या करेगा, उसके बाद अगर उसने देखा कि हाँ क्या हो रहा है, राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि इस व्यक्ति को, रिकमेंड करेगा, काम नहीं करेगा, वो तो रिकमेंड की पावर है उसके पास, वो रिकमेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपनसेशन प्रोवाइड करो, इंटरमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करो, किसी हमारा जो कोई सिविल सर्वेंट है उसने जो है राइट्स का वायलेशन किया है, वो जिम्मेदार है उन राइट्स के वायलेशन के लिए, तो उस पर प्रोसीडिंग चलवाने के लिए रिकमेंड कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पास जा सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर इशूइंग रिट्स, ठीक है। अब रोल क्या है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसका रोल एडवाइजरी है नेचर में, वो बाइंडिंग नहीं है उसकी एडवाइस। लेकिन ये जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके ही मेंबर ने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भले ही एडवाइस रिकमेंडेटरी है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गवर्नमेंट इसे वॉश नहीं कर सकती। गवर्नमेंट वॉश करेगी मतलब वो जो गवर्नमेंट है वो राइट्स को नहीं देख रही, उसे वोट नहीं मिलेंगे ना, तो कोई गवर्नमेंट जो है उसे वॉश नहीं कर सकती। बहुत ऐसा नहीं है कि वो रिकमेंडेटरी है तो वो यूजलेस कमीशन है, उसमें बहुत पावर है, ये हमारे एक मेंबर ने ऑब्जर्व किया है। मोreover जो कमीशन है वो क्या कर सकता है, जो हमारा पब्लिक ऑफिशियल्स है ना, अपने काम करते समय जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी भी मदद ले सकता है इंक्वायरिंग के प्रोसीजर में, ठीक है। इंक्वायरी, उसके पास खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, लेकिन अगर वो कम पड़ रहा है, किसी किसी में नहीं है, तो इस स्थिति में वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उसका स्टाफ भी ले सकता है। अब कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट्स जो है वो किसे सबमिट करता है, टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, और फिर ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं विद द मेमोरेंडा कि क्या क्या एडवाइस रिकमेंडेशन हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दी थी, कौन सी मानी गई, कौन सी नहीं मानी गई, क्यों नहीं मानी गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जब रिकमेंड करता है तो 1 महीने बाद जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताना ज़रूरी है कि क्या उसकी रिकमेंडेशंस पे काम हुआ या नहीं हुआ। और मिलिट्री केसेस में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री है, नेवी है, एयर फोर्स है, तो इन केसेस में
3 मंथ्स के अंदर ही बताना ज़रूरी है रिकमेंडेशन जो बताई है, दी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, कि उस रिकमेंडेशन पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम्स कुछ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फेस करता है, तो ये जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, ये ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, ये खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स ने बताई हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, पावर्स ही नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास इतनी। क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आ रहे हैं। ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, लेकिन उसके पास इतनी पावर ही नहीं, इतना विश्वास होने के बावजूद भी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो लोगों के इस विश्वास को पूरा कर सके। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो ग्रांट्स पे डिपेंडेंट है, जो ग्रांट्स वो सेंटर और स्टेट से रिसीव करता है, सेंटर से जो ग्रांट्स ने रिसीव करता है उस पर डिपेंडेंट है वो अपने काम के लिए। अब ऐसा नहीं है, वो अपना काम अपने अलग अलग कार्यों के लिए जितना पैसा चाहे उतना लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मांग भी सकता है, लेकिन व्हीकल्स के परचेजिंग में उसके पास ये पावर नहीं है। तो इस स्थिति में जो मेंबर्स ने उन्होंने बताया है कि इस स्थिति में उनके पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, पैसे की कमी आती है। अब मैन पावर कॉन्स्टेंट ऐसा बताया गया है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स ने कि हमेशा बहुत जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिसिंग रहते हैं, मतलब कम रहते हैं, जो एडिक्वेट नंबर है वो नहीं रह पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमेशा किसी व्यक्ति को जो है वो हायर करना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, खुद का जो स्टाफ है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का वो हमेशा फुलफिल नहीं हो पाता है, इससे बहुत दिक्कत आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में ये कंसर्न एक्सप्रेस किया क्या कि बहुत ज़रूरी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो इंटरेस्ट है, जो कंसर्न्स हैं उनको जानना। गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि जो ज़रूरतें हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को उनका पूरा किया जाए, जितनी जल्दी उनका समाधान हो सके उतनी जल्दी किया जाए। थैंक यू।